अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अली हैदर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे हमारी तमाम वीडियो अपडेट्स। तो आइए सुनते हैं इकबाल की ज़िंदगी में गुज़रा एक हैबतनाक रात का क़िस्सा। तो चलिए ख़ुद उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मैं अपने पिंड से बम्बई शहर काम की तलाश में आया हुआ था। कदकाठी से एक हट्टा कट्टा गबरू नौजवान था मैं। 2-4 हफ्ते इधर उधर मारा मारा भटकने के बाद मुझे एक फैक्ट्री में मुलाजमत बमुश्किल मिल चुकी थी। कोई 6 महीने तक तो सब कुछ वहाँ ठीक ठाक चलता रहा। फिर बाद में एक मजदूर से मेरी तू मैं होने लगी। धीरे धीरे बात हाथापाई पर उतर आई। मैं सच्चा और ईमानदार था। धोखा और झूठ किसी सूरत बर्दाश्त न था मुझे। यही वजह थी कि आए दिन मेरी किसी न किसी से अनबन हो ही जाती थी। मैनेजर साहब मेरी ज़ात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। मेरी मेहनत और लगन वो देख चुके थे। बात और मज़ीद ना बिगड़े इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे शहर की फैक्ट्री में भेज दिया और मुझे भी वहाँ काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए मैं भी खुशी खुशी उस शहर को अलविदा कहकर अपनी मंजिल यानी दूसरे शहर की राह पर चल पड़ा। कारखानों फैक्ट्रियों का ये इलाका शहर से काफ़ी दूर था, जिसके आसपास इक्के दुक्के गांव ही आबाद थे। खैर यहाँ पर मैं दिल लगाकर ईमानदारी से काम करने लगा। दोस्त भी बनाए मैंने। जहाँ के मैनेजर साहब को मुझ पर भरोसा हो गया था। एक शाम हाइड्रोजन गैस के सिलेंडर हमने 5 ट्रकों में लोड कर दिए। 4 ट्रक बदस्तूर हरियाणा के लिए रवाना हो गए और एक ट्रक खड़ा का खड़ा ही रह गया। मैनेजर साहब उस ट्रक को देखकर बहुत परेशान हो गए। मुझसे फ़ौरन आकर बोले, अरे इकबाल, ये क्या? ये ट्रक अब तक यहीं है, क्या हुआ है? इसका ड्राइवर कहाँ है? ट्रक ने तो अब तक यहाँ से निकल जाना चाहिए था। तुम्हें मालूम है ना वक्त पर यहाँ से निकलना और वक्त पर वहाँ पहुँचना कितना ज़रूरी है। वो परेशान होते हुए बोले, साहब गाड़ी तो पूरी तरह तैयार है, लोड भी हो चुकी है, लेकिन क्या सबब ड्राइवर ही नहीं आया है और लगता नहीं कि आने वाला है। देखिए ना, रात के 11 बजे हैं। मैं अपने दोस्त किशन चंद के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, अरे ऐसा नहीं होना चाहिए इकबाल, तुम गाड़ी चलाना जानते हो ना, तो तुम ही ट्रक लेकर चले जाओ ना। मैं बड़े मालिक से कहकर तुम्हें तनख्वाह बढ़वा कर दिलवा दूंगा। सोचो मत, अगर ट्रक यहाँ से नहीं निकला और उस वाली फैक्ट्री में नहीं पहुँचा तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कुछ भी करके आज ट्रक तुम लेकर चले जाओ। मैनेजर साहब इल्तिजान मुझसे दरख्वास्त करने लगे। किशन चंद ने सोचा और फिर मेरी पीठ पर हाथ मारा और कहा, चल भाव, चल ट्रक लेकर चलते हैं। किशन चंद हिंदू था, मगर हम दोनों में जिगरी दोस्ती हो गई थी। मेरा दोस्त किशन मुझे प्यार से भाव बुलाता था। उसकी हिम्मत और दिलेरी ने मुझे इस काम के लिए आमादा कर लिया। मैंने भी फौरन हामी भरी और गाड़ी की चाबी लेकर किशन चंद को साथ लिए ट्रक लेकर निकल पड़ा। मैं गाड़ी चलाना तो अच्छी तरह से जानता था, लेकिन मुझे यहाँ के रास्तों का कोई इल्म न था। दूसरी तरफ मेरा जिगरी दोस्त किशन रास्तों से बखूबी वाकिफ था। सो गाड़ी फैक्ट्री से निकल पड़ी और फर्राटे भरती हुई मरकजी सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। रात का वक्त सुनसान और अकेली सड़क पर चलता हुआ ट्रक अपनी मंजिल तक जाने को तैयार था। मैं बिना रुके गाड़ी चलाने लगा। पूरे 2 दिन तक गाड़ी मुसलसल चलती रही और आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद तक आ पहुंची। फिर गाड़ी फैक्ट्री में खाली होने तक मैंने और किशन चंद ने आराम किया। उस फैक्ट्री से और मज़ीद गैस के सिलेंडर हमने फौरी तौर पर वापस लाने थे, इसलिए हमने अपने आराम और नींद को मुख्तसर कर लिया और कोई 6-7 घंटे आराम करने के बाद फौरी गाड़ी लेकर हम रास्तों के मुसाफिर बन गए। हरियाणा से शाम के वक्त हम निकले थे और अब रात होने को आई थी। मैं तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। फिर मैंने देखा किशन चंद अगली सीट पर बैठा आड़ा तिरछा होने लगा। मैंने उसकी ये कैफियत देखी तो उससे पूछा, क्या हुआ यारो की यार, तू बेचैन क्यों है? आगे से वो मुझ पर बरस पड़ा और गुस्से से कहने लगा, ओ भाव, तुझको तो ईमानदारी के कीड़े ने काट लिया है। तू खुद का तो कुछ नहीं सोचता, लेकिन ज़रा मेरे बारे में तो सोच। 3 दिन से लगातार पानी और पकोड़े से गुजारा कर रहे हैं। कोई रोटी शोटी तो खिला दे।
कमबख्त ने पेट में चूहे दौड़ा दिए हैं। कहीं ढाबे पर गाड़ी रोक और पराठे शराठे खिलाकर मेरी भूख को तो शांत कर दे। लो भाई, तो साफ लफ्ज़ों में कहो ना कि खाना खाना है, इतना उबल क्यों रहे हो? चल कोई ढाबा देख लेते हैं और पेट भर के खाना खाकर वहीं कहीं आराम कर लेते हैं, फिर सुबह तड़के गाड़ी लेकर निकल पड़ेंगे। अब दाएं बाएं देखो कि कहीं ढाबा है या नहीं। मैं किशनचंद को हंसते हुए बोला। मैंने गाड़ी को हाईवे से छोटी सड़क पर मोड़ लिया था। पहाड़ों का सिलसिला शुरू हो चुका था। दूर कहीं कुछ रास्ते पहाड़ों को चीर कर भी बाहर निकल रहे थे। दाएं बाएं पहाड़ के दामन में कुछ बस्तियां नजर आने लगी। फिर मैंने गाड़ी की रफ्तार और धीमी कर दी। ओए किशने, ज़रा इन लोगों से पूछ दो कि ये कौन सा इलाका है और यहाँ कोई होटल या ढाबा है। हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, ज़रा उतर कर दरियाफ्त तो कर यारा। लो, एक और काम तूने मेरे ज़िम्मे कर दिया। चल गड्डी रोक, मैं किसी को पूछ लेता हूँ कि भाई यहाँ खाने का इंतज़ाम, यहाँ कौन सी जगह है। वो लंबी सांसें भरते हुए ट्रक से नीचे उतरा और कुछ फासले पर चलते हुए आगे निकल गया, जहाँ छोटे से गांव का नुक्कड़ था। नुक्कड़ पर छोटी सी दुकान बनी हुई थी। एक बूढ़ा चाय बना रहा था। कोने में छोटा सा टीवी लगा हुआ था। 2-4 बूढ़े अपना मुंह टीवी में घुसाए बैठे थे। मैं जो किशने के पीछे पीछे चल पड़ा सो ये मंजर देख रहा था। फिर किशने ने दुकानदार को आवाज़ देकर बाहर बुलाया और अपनी मतलूबा बात पूछी। लेकिन फिर जो उस बूढ़े ने बताया वो तो काफ़ी डरावनी और हैरान कुन बात थी। उसने किशनचंद को बताया कि ये इलाका आसेब ज़दा है। यहाँ आधी रात के बाद कोई मखसूस साया गांव के अतराफ हर तरफ मंडलाता है। दुआओं का पानी, धागे, तंत्र मंत्र, न जाने किस किस चीज़ से उस साये को रोक रखा है। मेरी बात मानो बाबू, दाल रोटी का बंदोबस्त मैं यहीं किए देता हूँ। काहे आगे जाते हो? ये जो 2 अलग अलग रास्ते देख रहे हो ना साहब, वो दोनों जानलेवा हैं। यहाँ गाड़ी से उतरने की गलती भूल कर भी ना करना। यहीं पर रोटी खाओ और यहाँ से अपने रास्ते मुड़ जाओ। खाने की तलाश में और आगे मत जाओ, बिनती है थारे से। उसकी बात तो मैं फौरन समझ गया। मैंने जल्दी से किशनचंद को आवाज़ दी, ओए किशनी, चल जल्दी आ जा, चल गड्डी विच बैठ जा, यहाँ से हम अभी निकल जाएंगे। मुझे तो पहले से खौफ आ रहा था इन पहाड़ी वादियों को देखकर। क्या बकवास कर रहा है, डरपोक कहीं का। मुझे बहुत भूख लगी है। फिर उसने बूढ़े चाचे की तरफ देखते हुए कहा, दाल रोटी आप अपने पास ही रखो, हमने तो मुर्ग मुसल्लम खाना है। चल ओए गबरू जवान, चल डाल गड्डी इस रस्ते विच। चाचा तो कुछ भी बोल रहा है, सब कहने वाली बातें होती है। कोई साया वाया नहीं है, कोई भूत वूत नहीं, कुछ नहीं होता। मेरी तो जान जा रही है, अगर थोड़ी देर और रुका तो शायद भूख से ही ना मर जाऊं। चल, इससे पहले तुझे मेरे गुस्से का सामना करना पड़े। किशनचंद पैर पटकते हुए तेजी से ट्रक में चढ़ गया और वहां जाकर बैठ गया। मैं क्या करूं, क्या कहूं, मेरी समझ में ना आया। सूरत हाल को देखते हुए मैं गाड़ी की तरफ चला गया। नीचे से ही जिगरी दोस्त को कहा, और लाले दी जान, एक बारी सोच ले, और सोच ले एक बारी। नहीं सोचना यार कुछ भी, चल गड्डी स्टार्ट कर। मैंने उसकी बात सुनी और फौरन गाड़ी में आकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। उन 2 खौफनाक रास्तों की तरफ मैं महवे सफ़र हो गया। फिर गाड़ी चलाते हुए दाएं वाली सड़क पर मुड़ गया। वाकई इस रास्ते पर डर था, खौफ था। अमावस की काली घनघोर रात थी। दूर दूर तक किसी आदमजात का बसेरा नहीं था। आदमजात तो बहुत दूर की बात, आवारा कुत्ते भी नजर नहीं आ रहे थे। जाड़ों की लंबी रात थी जो काटने को दौड़ रही थी। इस तरह मैंने कभी भी किसी भी रास्ते पर सफर नहीं किया था। और ऊपर से मेरा दोस्त जो कभी भी इस तरह की जिद नहीं करता था, उसको भी आज न जाने क्या हो गया था। वो ये कैसी बेवकूफ़ी कर बैठा था। मैं तो उसकी बात मान चुका था, मगर वो फिर भी मुझसे नाराज़ था, जो चुपचाप मुझसे मुंह फेरे बाहर की खिड़की की तरफ यकसा देख रहा था। लाले दी जान, तूने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया, फिर ये नाराज़गी कैसी? हाँ, हूँ तुझसे नाराज़। मुझको कहता है जान, और जान को ही भूखा मारता है। अरे अब तो ले आया हूँ ना, मान जाना।
मैंने उसको मनाते हुए कहा, चल मन गया तुझसे, ले सामने टिमटिमे नजर आ रहे हैं, हो सकता है कोई ढाबा शाबा हो। हाँ यार, रोशनी तो नजर आ रही है। मैं बोल ही रहा था कि तभी किशन चांद अपनी जगह से उछलकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाते हुए कहने लगा, गड्डी रोक बाले, गड्डी रोक, नहीं तो आज हम मर जाएंगे। मैंने फौरन गाड़ी के ब्रेक लगाए। गाड़ी चिंगारियां उड़ाती हुई चरचर करती हुई रुक गई। फिर हम दोनों एक ही दरवाजे से बाहर आए और आनन फानन दूसरी साइड पर आकर खड़े हो गए। फिर क्या देखते हैं, आपस में कहना शुरू कर दिया, यार ये क्या है, यार ये गड्ढा है या खाई, कितना बड़ा है यार ये गड्ढा, अगर तू ना देखता तो आज हम समा जाते इस खाई में। मैं घबराते हाँफते लहजे में किशन से बोला। मैं बार बार उसकी तरफ देख रहा था। वो जो मेरा दोस्त बहुत मुतमईन था, मैं उसकी इस कैफियत से परेशान हो गया। इतना बड़ा हादसा होते होते बच गया और किशन चंद अब तक खामोश कैसे खड़ा है। उसके चेहरे पर जरा सी शिकन तक ना आई। वो इतना नाराज था मुझसे। मैं डरते कांपते हुए उसका बाजू पकड़कर ले जाने लगा, जो कुछ देर पहले बुद्ध बना खड़ा था और अभी बुद्ध ही बना हुआ था। दूसरी तरफ मैं ये समझ रहा था कि किशन चंद को हादसे का दिल दहला देने वाला धक्का लगा है, जो वो इस तरह खामोश हो गया है। फिर कोई 100-200 मीटर चलने के बाद वहाँ सचमुच एक ढाबा था, जहाँ अंदर की जानिब कुछ लोग खाना खा रहे थे। लेकिन लोग होने के बावजूद भी वहाँ कोई आवाज़ नहीं, कोई शोर नहीं था। हर तरफ मौत जैसी खामोशी, वीरानी, सुनसानियत छाई हुई थी। बाहर की जानिब इक्के दुक्के टिमटिमे लगे थे, लेकिन अंदर तो हरसू अंधेरा था। मेरे डर में तो और इजाफा हो गया। खैर, मैंने अपने दोस्त को देखते हुए फौरन खाने का ऑर्डर दे दिया। उसको ज़बरदस्ती एक चारपाई पर ले जाकर बिठा दिया, जो अब भी बुद्ध बना था। मैं समझ रहा था कि सदमे की वजह से उसकी यह हालत हो गई है। फिर मैं हाथ धोने की गर्ज से ढाबे के और अंदर एक कमरे में चला गया। मैंने नलकी से हाथ धोए और बाहर की तरफ मुड़ा ही था कि मेरी नज़र वहाँ पर पड़ी जहाँ कुछ औरतें खाना बना रही थी। रब्बा तू बचा, ऐसा मंजर कि दिल मुंह को आ गया। चुड़ैले जैसी बदसूरत भयानक सूरतें, जगह जगह जिस्म से गोश्त बाहर आ रहा था। मुझे वही उल्टी होने को आ गई। खैर, हाथ मुंह धोने और मैं नलकी की तरफ चला गया। वापस जब एक नज़र हल्की सी उस तरफ दौड़ाई तो सब कुछ ठीक ठाक था। ये क्या मामला था, ये कैसा शैतानी ढाबा है, बस रब्बा तो खैर कर। फिर मैं तेजी से उस चारपाई की तरफ चला आया जहाँ किशन चंद अब भी मूरत बना बैठा था। मैंने कहा, किशने जा हाथ तो धोआ, देख खाना लगने वाला है, बड़ी भूख लगी थी ना तुझको, अब जा जा हाथ धोकर आ। मैं बार बार उससे कहने लगा तो आसपास बैठे लोग मेरी बात सुनकर मुझे खौफनाक नज़रों से देखने लगे। मैं झिझक और डर महसूस करने लगा। फिर अचानक किशन चंद बदली हुई मोटी भद्दी आवाज़ में दहाड़ा, मेरे हाथ कट गए हैं, मेरे हाथ नहीं हैं, मेरे पैर नहीं हैं, कैसे हाथ धोने जाऊं? क्या क्या बोल रहा है? हाथ तो सलामत है ना तेरे? क्या हो गया है तुमको? तुम ठीक तो हो ना? मैं घबराकर उसको तसल्ली देने खड़ा हो गया। यकायक मेरी नज़र पास बैठे खाना खाते शख्स के बर्तन पर पड़ी। मैं तो देखकर ही सुन रह गया। मेरी तो घीघी बन गई, दिमाग मफलूज हो गया। रब्बा, ये क्या मंजर था। उस शख्स की प्लेट में सालन तो भरा हुआ था, लेकिन उसमें गोश्त की बजाय इंसानी हाथ की उंगलियां, आंखें, न जाने क्या क्या था। तकरीबन वो इंसानी अज़ा का ही सालन था। मैं खड़ा अब हर शख्स को देखने लगा। भयानक चेहरे उनके, बड़े बड़े दांत, और वो लोग इंसानी गोश्त खा रहे थे। फिर मैं अपनी चारपाई की तरफ पलटा तो वहाँ खाना लग चुका था। किशन चंद खाना खाने में लगा हुआ था, साथ ही साथ इंसानी उंगलियां दांतों से तोड़ तोड़ कर चबा रहा था। खाते खाते ही उसकी हैयत बदल गई। भेड़िए जैसे नुकीले दांत, तेज नाखून और चुभते हुए नुकीले बाल जो उसके चेहरे और जिस्म से नमूदार हो रहे थे। अब वहां का हर वो शख्स हुर्राते हुए
दांतों से इंसानी हड्डियां तोड़ते हुए मेरी जानिब बढ़ने लगा। मैं जो किशन चंद के करीब खड़ा था, अचानक उसने मेरे सीने पर अपने हाथ का पंजा मारा तो उसके नुकीले नाखूनों ने मेरी खाल खींच ली। खून की पतली सी धारें उड़ती हुई किशने के चेहरे को तर करती हुई जमीन पर टपकने लगी। खौफनाक खुर्राने की आवाज़ के साथ उसने अपनी जबान इतनी लंबी कर दी और खुद अपने ही चेहरे पर फेरते हुए वो मेरा खून चाटने लगा। मैं समझ गया कि मेरी मौत यहाँ अब तय है। किशन चंद भूत बन गया है। डर से जमते हुए मेरे पैर बेजान हो गए। मैं बेयार और मददगार सीने पर अपने दोनों हाथ रखते हुए भागने की एक नाकाम कोशिश करने लगा। अपनी हिम्मत को बढ़ाता गया, जोर जोर से बुड़बुड़ाने लगा, बचाओ मुझको, यहाँ कोई है, बचा लो मुझको। और फिर उन लोगों से भी कहने लगा, लानत हो तुम पर, मैं थूकता हूँ तुम जैसे दरिंदों पर, इंसानी गोश्त खाने वाले शैतानों। मैं समझ गया कि तुम सब क्या हो, भूत हो तुम लोग, लेकिन तुम मेरी जान नहीं ले सकते जब तक मेरा अल्लाह मुझे मौत न दे दे। मेरा दिल जोर जोर से अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा के दुआ मांगने लगा, बचा ले अल्लाह, बचा ले मुझको। बिना सोचे कलमा तैयबा पढ़ने लगा। मैं शायद कलमा तैयबा और कलमा शहादत दोनों भी मिलाकर पढ़ने लगा। डर से मेरी ओसान खता थे। फिर क्या मैं समझता और मैं क्या करता, दोनों कलमों को अलहदा कैसे पढ़ता। किसी तरह और हिम्मत बंधी तो टूटी फूटी आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। रब्बा बचा ले मुझको, मैं तेरा गुनहगार बंदा, खताकार बंदा, बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। दूसरी तरफ वो शैतान मेरे पीछे दौड़ रहे थे, मुझ पर हमला कर रहे थे, लेकिन मुझ में न जाने कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मेरे कदमों में तेज़ी आ गई और जहाँ कदम ले जाते मैं भागता रहा, घंटों भागता रहा, बेजा दौड़ता रहा। आखिरकार मेरा सांस बहुत फूल गया और मैं एक सुनसान काले खेत में जाकर गिर पड़ा। आखिरी मेरे कलमात बेहोशी होने से पहले कुछ यूं थे, ए अल्लाह बचा ले मुझको तेरे हबीब के सदक़े, मौत तेरी दी हुई हो, इन शैतानों की नहीं। और फिर न जाने मेरी आंखें बंद हो गई और मैं बेहोश हो गया। बेहोशी का आलम 2 दिन तक कायम रहा। एक पुलिस ऑफिसर मुझे एक सुबह झंझोड़ कर उठाने की कोशिश कर रहा था। मुझे होश तो आया, लेकिन जिस्म में शदीद दर्द की कैफियत थी। एक पैर की हड्डी टूटकर तकरीबन मेरी चमड़ी से बाहर आ चुकी थी। सीने के जख्म से बारीक गोश्त के लोथड़े लटक रहे थे। मुझे उन्होंने फौरन अस्पताल में भर्ती कर दिया। फिर कोई महीना भर मैं अस्पताल के बेड पर पड़ा रहा। अल्लाह के करम से मुझे दोबारा ज़िंदगी मिली थी और मैं बच गया। फिर महीना भर बाद वो पुलिस वाले वापस आ गए और वो लोग एक मर्तबा फिर हादसे वाली जगह पर मुझे ले गए। मैंने उस रात का वाक़या सब यके बाद दिगरे सुना दिया और कहते हुए अपने दोस्त का पूछने लगा, मेरा दोस्त किशन चंद कहाँ है, क्या वो ज़िंदा है? और यहाँ मेरी ट्रक भी थी, मैंने इसी ढाबे के पास खड़ा की थी। मैं अपने जहन पर जोर देते हुए रोने लगा और पागलों की तरह अपने जिगरी दोस्त को ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं न था। फिर एक बूढ़े हवलदार ने मुझे दिलासा दिया और मुझे हाथ पकड़कर ले जाने लगा। चलते चलते उस गड्ढे के पास आकर हम रुक गए। मेरी गाड़ी के तो परकच्चे उड़े हुए थे और वो उस खाई नुमा गड्ढे में बहुत बुरी तरह जाकर गिरी थी। मैं हैरान था, गड्ढा इस मर्तबा ज़्यादा गहरा नहीं दिख रहा था। उस रात के मुकाबले अब गड्ढा गहराई में कम था। अचानक उस गड्ढे की तस्वीर मेरे जहन की पर्दा स्क्रीन पर घूमने लगी। उस रात मैंने तो ट्रक रोक ली थी, फिर ये हादसा कैसे, ये सब क्या है? मुझ पर गशी आने लगी तो हवलदार साहब ने मुझे सहारा देते हुए कहा, संभालो खुद को, तुम्हारी ट्रक उस रात इस गड्ढे में जाकर गिर गई थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था। तुम तो शायद किसी तरह कूदकर बाहर आ गए, लेकिन तुम्हारा दोस्त कूद न सका और वो गाड़ी समेत गड्ढे में जाकर गिर गया और हलाक हो गया। मैं रोते पीटते लंगड़ाते लड़खड़ाते उस आसेबी ढाबे के पास आकर खड़ा हो गया, जहां अब कुछ भी न था। न जाने कितने बरसों से उस पर वीरानियत छाई थी, मालूम नहीं।
फिर कोई 6 महीने में उसी छोटे से गांव में रहा। कोई खबर न थी कौन सा गांव है, कौन सा शहर है। बस गुमनाम की तरह रहने लगा और उस आसिबी ढाबे की असलियत जानने लगा। फिर किसी ने बताया कि वो ढाबा भूतिया है, भयानक आत्माएं, बदरूहें वहाँ मौजूद हैं, जो हर रात हर जिंदा इंसान का शिकार करती हैं। हर रात वहाँ इंसानी गोश्त पकता था। कोई ना कोई इंसान वहाँ पुरअसरार मौत मरता ही था। दिन के वक्त वो आसिबी ढाबा खामोश, सुनसान और वीरान रहता, लेकिन मखसूस रातों को वहाँ पर मरा हुआ हर शख्स भूत बन जाता, ताज़ा इंसानी गोश्त और हड्डियाँ चबाता था। उस रात उनके आसिबी चूल्हों पर मेरा दोस्त किशन चंद का गोश्त पका था और वो सब मिलकर उसी को खा रहे थे। वो मर चुका था, इसीलिए वो मुझसे बात नहीं कर रहा था। शायद उसकी आत्मा ही थी जो मेरे साथ बैठी हुई थी। पुलिस ने गाड़ी का मलबा उस बड़े से गड्ढे से निकाल लिया था, मगर उन्हें मेरे दोस्त की लाश कहीं न मिल सकी थी। अलबत्ता हादसे के कोई 3 दिन बाद उस ढाबे में उन्हें एक इंसानी पैर और हाथ मिले थे और वो लोग तफ्तीश कर रहे थे कि वो हाथ और पैर किशन चंद के हैं या नहीं। एक दिन उन्होंने मुझे सरकारी मुर्दा खाना बुलवाया और मुझे पहचानने को कहा। कहने लगे, अच्छी तरह देखो और याद करो कि ये कटे हुए हाथ और पैर तुम्हारे दोस्त के हैं या नहीं। मैंने उसको कांपते हुए उस हाथ को हाथ लगाया। काले नीले पड़े उस हाथ पर किशन चंद की माँ का नाम लिखा हुआ था, सरस्वती देवी, जो तकरीबन मिटने वाला था। मैं फौरन समझ गया। फिर मैंने कहा, ये हाथ मेरे दोस्त किशन चंद का है। फिर पूरी जानकारी के बाद 2 साल गुजर गए। एक रोज़ उन्होंने मुझे वापस मेरे पिंड पंजाब लाकर छोड़ दिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल अली हैदर वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।